नमस्कार, मैं अजय पांडे आप लोगों को बायोलॉजी की क्लास पढ़ाऊंगा। और सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं कि मेरा चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो LT ग्रेड की परीक्षा हुई थी उसमें मैं चयनित हूं और अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर मैं आप लोगों का कुछ मार्गदर्शन करना चाहता हूं और हमें उम्मीद है पूरी कि जो हम पढ़ाएंगे, जो हमारा मार्गदर्शन होगा वो आपको पसंद आएगा। और जैसा भी होगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम सबसे पहले बायोलॉजी में आपको एक नया चैप्टर सेल बायोलॉजी पढ़ाएंगे। और सेल बायोलॉजी से आपको बता दें यह चैप्टर आपका जूलॉजी भी कवर करेगा और बॉटनी भी कवर करेगा। यानी इस एक चैप्टर के पढ़ने से आपका जूलॉजी के भी क्वेश्चन तैयार होंगे और बॉटनी के भी क्वेश्चन तैयार होंगे। और प्रायः इस चैप्टर से 3 या 4 क्वेश्चन आपके परीक्षा में निश्चित आएंगे और परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो बिना किसी देरी के हम ये चैप्टर आप लोगों को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम आपको बताएंगे साइटोलॉजी क्या है। साइटोलॉजी कुछ बेसिक चीज़ें और इन बेसिक चीज़ों से शुरुआत होगी। ये जो साइटोलॉजी है यह ग्रीक भाषा के 2 शब्द, जो साइटो है यह ग्रीक भाषा के 2 शब्द, एक है काइटोस और एक है लोगोस। एक है काइटोस और एक है लोगोस। काइटोस का यहाँ पे अर्थ होता है सेल और लोगोस का अर्थ होता है एसटीडी। अर्थात जहां पे हम कोशिका का अध्ययन करते हैं, सेल का अध्ययन करते हैं, उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट सेल आर नोन एज साइटोलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिका के विषय में अध्ययन करते हैं उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिका के विषय में अध्ययन करते हैं उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। यह जो काइटोस और लोगस है यह ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। इसके साथ साथ हम आपको बताएं सेल क्या है, कोशिका किसे कहते हैं। तो सेल को हम एक आसान परिभाषा में कह सकते हैं। सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अगर हम साधारण भाषा में कहें तो किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। अब यहाँ पे ये तो चीज़ें आप बेसिक हैं। अब TGT और PGT के उद्देश्य से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और हम सभी लोग जानते हैं कि हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान के पिता का नाम क्या है? हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी। तो क्या है? फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का पिता कहते हैं। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का पिता कहते हैं। सन 1665 ईस्वी में सबसे पहले
सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था और कोशिका नाम भी रॉबर्ट हुक ने ही दिया था। अब हम यह जान गए कि साइटोलॉजी के पिता रॉबर्ट हुक हैं, लेकिन हम थोड़ा सा यह भी जान लें, एक नया क्वेश्चन, कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। मॉडर्न साइटोलॉजी के, मॉडर्न कोशिका विज्ञान के पिता का क्या नाम है? हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। तो मॉडर्न साइटोलॉजी के पिता जो है श्वानसन है। कौन है? श्वानसन। मॉडर्न साइटोलॉजी के पिता का नाम श्वानसन है। अब यहाँ पे फिर एक प्रश्न उठता है कि भाई हम इंडिया में हैं, भारत में हैं, तो हमारे भारत में कोशिका विज्ञान के जनक कौन हैं? तो ये भी प्रश्न हम आपको बता दें कि भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक A.K. शर्मा हैं। कौन है? भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक का नाम A.K. शर्मा है। A.K. शर्मा। वैसे देखिए, ज़्यादा तक अभी तक परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि हु इज द फादर ऑफ सेल या साइटोलॉजी, तो हम रॉबर्ट हुक जानते हैं, लेकिन कभी ये पूछ दिया कि मॉडर्न साइटोलॉजी के पिता कौन हैं, तो मॉडर्न साइटोलॉजी के पिता श्वानसन हैं। और यदि कभी पूछ दिया, ऐसे ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है कि हु इज द फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, लेकिन फिर भी हम एक ज्ञान के उद्देश्य से ये जाने कि भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता का नाम A.K. शर्मा है। ठीक है, फिर हम आपको बताएं थोड़ा सा रॉबर्ट हुक के विषय में हम आपको बता दें, और आपको यह भी बता दें कि ये हमारा पहला क्लास है और हमारी इच्छा हुई कि हम आप लोगों का कुछ मार्गदर्शन करें, तो इसलिए हम आपको आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। जैसा भी होगा आप एक बार ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा, और यदि हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा, कि ताकि और बच्चे भी हमारे ज्ञान को ले सके, उनसे लाभान्वित हो सके। एक कहानी बताते हैं। सन 1665 ईस्वी में, सबसे पहले 1665 ईस्वी में, कभी कभी ये प्रश्न पूछता है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस सन में किया था, तो 1665 ईस्वी में किया था। सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से कार्क के छाल को देखा। जब रॉबर्ट हुक ने कार्क के छाल को देखा तो उन्होंने उसमें मधुमक्खी के छत्ते की जैसी संरचना को देखा, और मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे घर होते हैं, उन्हीं छोटे छोटे घरों को ही कोशिका नाम उन्होंने दिया। इसे लैटिन भाषा में छोटे छोटे घरों को सेलुला कहते हैं, और उसी सेलुला शब्द से सेल शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अब ये एक प्रश्न ये पूछता है कि रॉबर्ट हुक ने जीवित कोशिका का अध्ययन किया था या मृत कोशिका का अध्ययन किया था। तो अरे भाई, जब उन्होंने पेड़ की छाल को अलग कर लिया तो वो कोशिका मर गई, अर्थात रॉबर्ट हुक ने मरी हुई कोशिका, डेड सेल का अध्ययन किया था। फिर इसके बाद हम आपको बताएं कि सन 1670 में, इन्हीं के 5 साल बाद, सन 1670 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने भी अपने से एक सूक्ष्मदर्शी का, एक रॉबर्ट हुक से उन्नत किस्म की सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया, और जब उस उन्नत किस्म की सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने तालाब के जल को देखा तो उसमें छोटे छोटे जीवाणु दिखाई दे और कुछ बैक्टीरिया, कुछ एल्गी दिखाई दी। उन्हीं को उन्होंने कोशिका कहा कि ये जो है कि जीवित कोशिका हैं। तो कभी कभी ये प्रश्न पूछता है कि जीवित कोशिका का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था, तो जीवित कोशिका का अध्ययन सबसे पहले एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1670 ईस्वी में किया था। तो यहाँ पे 3 प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं कि कोशिका के पिता कौन है, साइटोलॉजी के पिता कौन है,
रॉबर्ट हुक। इंडियन साइटोलॉजी आपके जो है कि प्रश्न पूछता है कि आपका मॉडर्न साइटोलॉजी के पिता कौन है? स्वानसन। फिर ये प्रश्न पूछ सकता है कि इंडियन साइटोलॉजी के पिता कौन है? A.K. शर्मा। और ये प्रश्न पूछता है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस सन में किया था? तो सन 1665 ईस्वी में किया था। और रॉबर्ट हुक ने जीवित कोशिका को देखा था अथवा मृत कोशिका को? तो रॉबर्ट हुक ने मरी हुई कोशिका को देखा था। फिर प्रश्न ये बनता है कि भाई जब रॉबर्ट हुक मरी हुई कोशिका को देखे तो जीवित कोशिका को किसने देखा? तो जीवित कोशिका को सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने देखा था सन 1670 ईस्वी में। ठीक, अब देखिए, अब यहां पे हम आपको बताते हैं सेल थ्योरी। ये चीजें हैं, कुछ बेसिक चीजें हो गई। अब हम आपको बताते हैं सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी जो है, कुछ कोशिका के विषय में थ्योरी आई और अलग अलग वैज्ञानिक अपना मत दिए। इसमें एक वैज्ञानिक हैं रुडोल्फ विर्को, विर्को हैं। इन्होंने क्या कहा सेल के विषय में? इन्होंने कहा ऑमनिस सेलुला ई सेलुला। रुडोल्फ विर्को का मत है ऑमनिस सेलुला ई सेलुला। ऑमनिस सेलुला ई सेलुला, इसका अर्थ होता है, अर्थात इसका मीन्स क्या होता है? मीन्स न्यू सेल, जो नई कोशिकाएं होती हैं उनकी उत्पत्ति पहले से उपस्थित कोशिकाओं से होती है। रुडोल्फ विर्को ने बताया कि आज जो भी नई कोशिकाएं हैं उन नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से उपस्थित कोशिकाओं के द्वारा होती हैं, अर्थात न्यू सेल एराइजेस फ्रॉम, इसको हम कर सकते हैं न्यू सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। न्यू सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक, फिर उसके बाद जो है, बाद में दो वैज्ञानिक जर्मनी वैज्ञानिक, एक का नाम है स्लाइडेन और एक का नाम है स्वान। देखिए इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है। स्टेटमेंट ऑमनिस सेलुला ई सेलुला स्टेटमेंट किसने दिया था? तो ऑमनिस सेलुला ई सेलुला स्टेटमेंट को रुडोल्फ विर्को ने दिया था। कौन दिया? रुडोल्फ विर्को। और कभी कभी ये पूछ सकता है, अगर ये न दे और ये दे दे न्यू सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये मत किसने दिया था? तो इस मत को कौन दिया था? रुडोल्फ विर्को ने दिया था। बाद में दो जर्मन के वैज्ञानिक हैं जिनकी सबसे, अगर पूछा जाए कि मोर एक्सेप्टेड सेल थ्योरी किसकी है, तो मोर एक्सेप्टेड सेल थ्योरी दो वैज्ञानिक है स्लाइडेन और स्वान। जर्मनी के दो वैज्ञानिक हैं, एक का नाम है स्लाइडेन और दूसरे का नाम है स्वान। स्लाइडेन जो है, अब ये प्रश्न फिर पूछता है कि स्लाइडेन कौन थे? तो स्लाइडेन बॉटनिस्ट थे और स्वान जो है जूलॉजिस्ट थे। ये प्रश्न पूछा गया है कि स्लाइडेन कौन थे? स्लाइडेन जो है कि आपके बॉटनिस्ट थे और स्वान क्या थे? जूलॉजिस्ट थे। स्लाइडेन और एक वैज्ञानिक हैं स्वान, ये जर्मनी के वैज्ञानिक हैं और ये क्या थे? स्लाइडेन जो है बॉटनिस्ट हैं और स्वान जो है ये जूलॉजिस्ट हैं। और यही प्रश्न पूछता है कि मोर एक्सेप्टेड सेल थ्योरी किसकी है? तो मोर एक्सेप्टेड सेल थ्योरी किसकी है? स्लाइडेन और स्वान की है। फिर इसके बाद हम आपको बताते हैं आगे कुछ बेसिक चीजें। एक और चीज हम भूल गए थे आपको बताना कि रॉबर्ट हुक की एक पुस्तक है जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। एक प्रश्न हम भूल गए थे आपको बता दें, और ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ सकता है कि माइक्रोग्राफिया किसकी बुक है? माइक्रोग्राफिया जो है रॉबर्ट हुक की एक पुस्तक है
और इसी माइक्रोग्राफिया पुस्तक में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका के विषय में बताए थे और कार्क सेल के विषय में भी इन्होंने बताया था। उनकी पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि माइक्रोग्राफिया पुस्तक किसके द्वारा रचित है, तो ये जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई है। फिर हम आपको बताएं कि सबसे जो छोटी सेल होती है, जो सेल की जो साइज होती है वह 0.2 माइक्रोन 0.22 सेल की जो साइज होती है वह 0.22 माइक्रोन की होती है। सबसे छोटी कोशिका PPLO की होती है। किसकी होती है? PPLO की होती है, जिसका फुल फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? PPLO, मतलब प्लूरोनिमोनिया लाइक और ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या इसी को एक और कोशिका है, या इसी को हम कहते हैं माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा, इसकी साइज कितनी होती है? 0.1 माइक्रोन होती है। तो सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? PPLO की होती है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म या माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। अब ये प्रश्न पूछ दे कि सबसे छोटी कोशिका किसकी है और उसमें ऑप्शन में PPLO नहीं दिया है, तो आप कहेंगे सर तो बता ही नहीं। तो सबसे छोटी कोशिका PPLO या माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की होती है और इसकी साइज होती है 0.1 माइक्रोन होती है। फिर अब ये प्रश्न बनता है कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच के अंडे की होती है। किसकी होती है? सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच, एक पक्षी है, ऑस्ट्रिच के एग की होती है। किसकी होती है? ऑस्ट्रिच के अंडे की होती है और उसकी साइज होती है 170 गुणे 155 NM की होती है। तो कितनी होती है? 170 गुणे 155 NM होती है। और हमारे शरीर में सबसे जो बड़ी कोशिका होती है वह नर्व फाइबर की होती है। हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका नर्व फाइबर होती है, 90 सेंटीमीटर की होती है। और एक एल्गी है जिसका एल्गियों में सबसे बड़ी कोशिका एक एल्गी है जिसका नाम है एसिटेबुलेरिया, ग्रीन एल्गी है। एसिटेबुलेरिया नामक ग्रीन एल्गी की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। अब देखिए यहाँ पे एक और प्रश्न आपको बता दें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये पूछता है एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का अपवाद क्या है? तो सेल थ्योरी का अपवाद वायरस होता है। वायरस इज द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। वायरस क्या है? सेल थ्योरी का अपवाद है। बिकॉज, क्योंकि वायरस जो होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। और वायरस क्या है? ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है और यह जो कि सेल थ्योरी का अपवाद है। देखिए, अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे, ये कोशिका के विषय में एक जनरल ज्ञान हो गया था, आपको बता दिए। अब इसमें कोशिका जो होती है, कोशिका कितने प्रकार की होती है? आप सभी लोग जानते होंगे कि कोशिका जो होती है वह 2 प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका। कोशिका भी 2 प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका। अब जो पहले बताएंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल। देखिए, जो प्रोकैरियोटिक है, शब्द प्रोकैरियोटिक भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है प्रो, जिसका अर्थ होता है प्रिमिटिव, जिसको कहते हैं प्रिमिटिव, और एक होता है कैरियोटिक, जिसको हम कहते हैं कैरियन।
प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस या केंद्रक। तो अब ये प्रश्न देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन, तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस या केंद्रक किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। फिर कभी कभी यहीं पे एक प्रश्न और पूछता है, आपको बता दें कि एक पूछता है इंसिडेंट न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस को ही प्रिमिटिव न्यूक्लियस को ही प्रिमिटिव न्यूक्लियस को एक और नाम से जानते हैं इंसिडेंट न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस को इंसिडेंट न्यूक्लियस कहा जाता है। तो अब ये प्रश्न पूछा जाता है कि इंसिडेंट न्यूक्लियस कहाँ पे पाया जाता है? तो इंसिडेंट न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ये दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लेंगे। अब देखिए, जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, इस प्रिमिटिव न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती हैं, अर्थात न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। और जब न्यूक्लियस अब्सेंट होगा तो न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होगा, जो डीएनए है, वह कोशिका के सेल के साइटोप्लाज्म में इधर उधर बिखरा रहता है। और वैसे भी डीएनए इसमें नहीं पाया जाता है, इसमें एक क्रोमोजोम पाया जाता है, सिंगल क्रोमोजोम आर प्रेजेंट। जो इसमें क्या होता है, डीएनए अगर होता भी है, नहीं क्या नेक्ड डीएनए बहुत छोटा सा डीएनए होता है, सूक्ष्म डीएनए होता है, नहीं कर सकते, सूक्ष्म डीएनए पाया जाता है जो इसके कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ रहता है और इसमें एक सिंगल क्रोमोजोम पाया जाता है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं उसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, या मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती हैं। दूसरी बात, इसमें नेक्ड डीएनए बहुत सूक्ष्म डीएनए पाया जाता है। तीसरी बात है कि इसमें केवल सिंगल क्रोमोजोम पाया जाता है। कैसा क्रोमोजोम? सिंगल क्रोमोजोम पाया जाता है और इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन या किसी भी प्रकार की प्रोटीन नहीं पाई जाती है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। कितने प्रकार का? 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। 50S, जिसे हम कह सकते हैं 50S प्लस 30S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। और देखिए, इसमें जो है कि एक्स ऑस्मोसिस, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, इसमें जो है कि इसमें आपका सेल ऑर्गेनेल्स, जो कोशिका के अंग होते हैं, वह उपस्थित नहीं होते हैं। जैसे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, गोल्जी बॉडी नहीं पाई जाती, इसमें लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। और जो इसके अलावा हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक की, तो यूकैरियोटिक जो होता है, दो चीज़ हमने फिर से आपको बता दें, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। जो प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक में प्रो का अर्थ होता है प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब होता है, कैरियोटिक को कैरियन कहते हैं और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। अर्थात जिसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है उसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, या अर्थात न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। इसमें जो है डीएनए नेक्ड होता है, सिंगल क्रोमोजोम पाया जाता है और इसमें जो है कि हिस्टोन प्रोटीन या अन्य प्रकार की प्रोटीन नहीं पाई जाती हैं। और इसमें राइबोसोम 70S प्रकार का पाया जाता है, 50S और 30S होता है। और फिर उसके साथ साथ इसमें जो है सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम इत्यादि नहीं पाए जाते हैं। जबकि इसके अलावा हम यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में
ट्रू न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। यूकैरियोटिक में इसका अर्थ होता है ट्रू, और इसका अर्थ होता है कैरियन। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है उसे हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उसमें सत्य न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस आर अपीयर इन यूकैरियोटिक सेल। इसमें अब न्यूक्लियस पाया जाता है तो न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाया जाएगा, और इसके अंदर आपका डीएनए पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है। यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। फिर इसके अंदर जो है कि इसमें 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। कितने S प्रकार का? 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। 60S प्लस 40S के कॉम्बिनेशन में होता है। 80S प्रकार का राइबोसोम होता है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, प्लास्टिड, जितने भी कोशिका के अंग हैं सभी पाए जाते हैं। अब एक हम यहाँ पे आपको बताएंगे सेल नंबर। कुछ जीवों में कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों को डिवाइड किया गया है। कोशिकाओं की संख्या में के आधार पर जीवों को डिवाइड किया गया। जैसे कुछ ऐसे जीव जिसमें केवल एक प्रकार की कोशिका पाई जाती है उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ऐसे जीव जिसमें सिंगल टाइप ऑफ सेल आर प्रेजेंट उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अगर सिंगल टाइप ऑफ सेल आर प्रेजेंट क्या कहलाता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यह था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल प्रकार की, एक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। फिर उसके बाद जो है अब कौन से जीव हैं? जैसे यहाँ पे ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर है। डाइएटम्स क्या है? यूनिसेलुलर है। और फिर उसके बाद जो है कि मल्टीसेलुलर कौन है? जैसे हम लोग क्या है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसमें कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। और आपको बताएं यदि एक इंसान का वजन 80 किलो है तो उसमें 60,000 बिलियन कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक हम एल्गी का नाम बता रहे हैं, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट था। यूनिसेलुलर कौन है? यूनिसेलुलर कौन है भाई? आपका यूनिसेलुलर, आपका ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर है, ये पूछा जाता है। और फिर इसके बाद जो है कि मल्टीसेलुलर की बात करें। मल्टीसेलुलर तो हम लोग तो मल्टीसेलुलर नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद एक एल्गी है जिसका नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेंडोरिना। एक एल्गी है जिसका नाम है पेंडोरिना। ये ग्रीन एल्गी है। इसकी कॉलोनी में, पेंडोरिना एल्गी की कॉलोनी में 8, 16 से लेकर के 32 कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक एल्गी है पेंडोरिना एल्गी जिसमें 8, 16 और 32 कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके अलावा एक और एल्गी है जिसका नाम है यूडोरिना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे जरूर याद कर रखिएगा। टीजीटी और पीजीटी के उद्देश्य से एक एल्गी है जिसका नाम है ये पेंडोरिना की कॉलोनी में ये प्रश्न पूछता है कि हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट इन पेंडोरिना एल्गी कॉलोनी। तो पेंडोरिना एल्गी की कॉलोनी में 8, 16 से लेकर के 32 कोशिकाएं पाई जाती
हैं। और एक प्रश्न है यूडोरिना, एक एल्गी है जिसका नाम है यूडोरिना।